दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि 14 महीने की नजरबंदी के बाद रिहा हुई पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को 14 महीने नजरबंद रखने के बाद रिहा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को जानकारी दी। मुफ्ती को पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के एक दिन पहले हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि जैसे कि श्रीमती मुफ्ती की अवैध हिरासत समाप्त हो गई है, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इन कठिन समय में मेरा समर्थन किया। मैं आप सभी का आभार मानती हूं। अब मैं इल्तिजा आपसे विदा लेती हूं। अल्लाह आपकी रक्षा करे। महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिए जाने के बाद 20 सितंबर 2019 से इल्तिजा ही उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर रही थी। और हमें अगली खबर बता दें जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि देर रात शव जलाना मानवाधिकारों का हनन, डीएम पर हो कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाथरस कथित सामूहिक बलात्कार मामले में मृत लड़की का शव प्रशासन द्वारा देर रात जलाए जाने की घटना को मृतका और उसके परिवार के लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन करार देते हुए जिलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पीठ ने मंगलवार को सुनाए गए आदेश में सरकार को हाथरस जैसे मामलों में शवों के अंतिम संस्कार के सिलसिले में नियम तय करने के निर्देश भी दिए हैं। पीड़ित परिवार ने सोमवार को पीठ के समक्ष हाजिर होकर आरोप लगाया था कि प्रशासन ने उनकी बेटी के शव का अंतिम संस्कार उनकी मर्जी के बगैर आधी रात के बाद करवा दिया। इससे पहले उन्हें अपनी बेटी के शव को अंतिम दर्शन के लिए घर तक नहीं जाने दिया। अदालत ने इसी का स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने आदेश में कहा कि हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने खुद कबूल किया है कि शव का रात में अंतिम संस्कार करने का फैसला जिला प्रशासन का था, लिहाजा राज्य सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि मामले की पूरी विधिक और न्यायिक कार्रवाई निष्पक्ष रूप से हो सके। न्यायपूर्ति पंकज मित्तल और न्यायपूर्ति राजन रॉय की पीठ ने अपने 11 पेज के आदेश में सरकार द्वारा इस मामले में सिर्फ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के ही खिलाफ कार्रवाई किए जाने और जिलाधिकारी को बख्श देने पर सवाल भी खड़े किए हैं। न्यायालय ने पीड़ित परिवार को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। और वह बता दें कि केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कहा राज्य कर्मचारियों को त्योहार पर देंगी एडवांस। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र की तर्ज पर यूपी सरकार भी अपने कर्मचारियों को त्योहार से पहले अग्रिम धनराशि देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वित्त विभाग को कर्मचारियों के लिए केंद्र जैसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मालूम होगी केंद्र सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि देने का फैसला किया है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने ये कदम उठाया था। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी त्योहारों के सीजन में 10,000 रुपए का एडवांस ले सकेंगे। इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस फेस्टिव एडवांस का इस्तेमाल 31 मार्च 2021 तक के त्योहारों के लिए किया जा सकेगा। और वह अगली खबर में आपको बता दें कि कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी, अब दर्ज हुई एफआईआर, किसानों के अपमान का लगा था आरोप। जी हां, बात करें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुसीबतें इन दिनों बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बीते दिनों कंगना रनौत पर कर्नाटक के एक कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए थे और वहीं अब सामने आया कि कंगना पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कंगना द्वारा किए गए एक ट्वीट को लेकर आपत्ति जताई जा रही है कि कंगना का यह ट्वीट किसानों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर था, जिसकी वजह से कंगना पर किसानों के अपमान का आरोप लग रहा है, जिस पर आपत्ति जताते हुए कर्नाटक के एक कोर्ट ने शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया था।
और बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र केस के मामले में सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी सपा आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिल गई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनकी पत्नी रामपुर से विधायक तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी कोर्ट से बेल मिल गई है। हालांकि ये तीनों फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अभी कई और जमानती केस हाई कोर्ट में ही विचाराधीन हैं। बता दें कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अब आकाश सक्सेना का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के आज के ऑर्डर के मुताबिक आजम खान को तब तक जमानत नहीं मिलेगी जब तक शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के ट्रायल कोर्ट में बयान दर्ज नहीं होंगे। और हमें अगली खबर बता दें कि बागी तेवर दिखाने वाले 15 नेताओं पर गिरी गाज, जेडीयू से 6 साल के लिए हुए निष्कासित। जी हां, बात करें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं पर जेडीयू ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले 15 नेताओं को जेडीयू ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी लाइन का मानना है कि ये नेता पार्टी से बगावत कर दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही कई दूसरी पार्टियों की मदद भी कर रहे हैं। जेडीयू ने रामेश्वर पासवान, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण कुमार, तजम्मल खान, अमरेश चौधरी, शिवशंकर चौधरी, सिंधु पासवान, करतार सिंह, राकेश रंजन, ददन पहलवान, सुमित सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, रणविजय सिंह, कंचन गुप्ता और मुंगेरी पासवान को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। और वहीं अगली खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार बोले कि जब सरकार थी तब कुछ नहीं किया, अब जुबान चला रहे हैं विपक्ष। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र की स्थिति खराब होने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री एवं जदयू नेता नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि जब विपक्षी दल की सरकार थी तब इन क्षेत्रों में काम नहीं किया और अब जुबान चला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डिजिटल माध्यम से जनता दल यूनाइटेड के निश्चय संवाद को संबोधित करते हुए कुमार ने जल जीवन, हरियाली और हर घर नल से जल योजना सहित शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने सवाल किया कि पहले इन लोगों यानी विपक्ष ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया था। नीतीश पिछले 15 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। हमने राज्य में ही पढ़ने के लिए व्यवस्था की, संस्थान शुरू किए तथा छात्रों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहायता दी। और हमें बता दें कि राम गोपाल यादव होंगे यूपी राज्यसभा सीट पर सपा प्रत्याशी। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खाली हो रही 11 राज्यसभा सीट पर चुनाव के ऐलान की घोषणा के बाद पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मंगलवार को यूपी में समाजवादी पार्टी ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव को राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि 25 नवंबर को खाली हो रही यूपी की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट पर 9 नवंबर को चुनाव होने हैं और इसके लिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। पहली बड़ी खबर बता देगी, एमएसपी विवाद के बीच देश में 35% बढ़ी धान की खरीद, पंजाब रहा नंबर 1 पर। जी हां, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह मसला अब राजनीतिक रंग ले चुका है और इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से एमएसपी पर खरीद का नया आंकड़ा जारी किया गया है। इसके तहत 11 अक्टूबर तक देश में धान की खरीद पिछले वर्ष के 31.7 लाख मीट्रिक टन एलएमटी के मुकाबले 35% बढ़कर 42.5 एलएमटी हो गई है। और दोस्तों मैं बता दें कि त्योहारी सीजन से पहले रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी सौगात, चलाने वाली है 392 फेस्टिवल ट्रेनें। जी हां, बात कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा त्योहारों से पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें भारतीय रेलवे ने 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 196 जोड़ी यानी 392 ट्रेन चलाने का फैसला किया है और ये ट्रेनें कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का किराया सामान्य स्पेशल ट्रेनों की तुलना में 30% ज्यादा होगा। दरअसल ये नियम साल 2015 के कमर्शियल सर्कुलर नंबर 30 के अनुसार लागू किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के जोनल डिपार्टमेंट ने अधिक से अधिक थर्ड एसी वाले कोचों के साथ ट्रेन चलाने पर फैसला लिया है। कोरोना काल में जिन नियम शर्तों के साथ ट्रेनें चल रही हैं वे सब इन ट्रेनों में भी लागू रहेगा। कुछ ट्रेनें रोजाना, कुछ सप्ताह में 4 दिन, कुछ सप्ताह में 3 दिन, कुछ ट्रेनें सप्ताह में 2 दिन तो कुछ ट्रेनें साप्ताहिक चला सकेंगी। कुछ ट्रेनें सप्ताह में 5 दिन भी चलाई जाएंगी।
बाकी पूरी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं बता दें कि बाइक चलाने वालों के लिए एक अच्छी खबर, सड़क दुर्घटना से बचाएगा ये कमाल का डिवाइस। इतनी है इसकी कीमत। जी हां, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी मोटोबिट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कमाल का डिवाइस तैयार किया है और ये डिवाइस खास तौर पर मोटरसाइकिल चालकों के लिए बनाया गया है। ये डिवाइस कंपनी के जरिए व्हीकल ड्राइव करने वाले व्यक्ति से ऑन रोड कम्युनिकेट करेगा और डिवाइस की मदद से चालकों का ध्यान सड़क और वाहन की गति पर ही रहेगा। इस डिवाइस का नाम सेंटिनल रखा गया है। फिलहाल इस डिवाइस को क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर $128 करीब 9,500 रुपए में बुक किया जा सकता है। सेंटिनल को मोटरसाइकिल चालक ब्लूटूथ के जरिए अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और यह डिवाइस सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते समय चालक को खतरे से सचेत करता रहता है। मोटरसाइकिल चालक सेंटिनल को अपनी कलाई या बेल्ट में भी फिट कर सकते हैं। सेंटिनल मोटरसाइकिल चालकों के व्यवहार को एनालाइज भी करता है। डिवाइस वाहन की गति तेज होने पर उन्हें रफ्तार घटाने का संकेत भी देता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में इस डिवाइस से हिंदुस्तान में सड़क दुर्घटना सेफ हो जाएगी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब आपको बता दें कि ये शर्तें पूरी किए बिना सिनेमा हॉल में नहीं देख सकेंगे फिल्म, जारी हुए नए निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश भर में सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था और अब 15 अक्टूबर से राजधानी दिल्ली में सिनेमा हॉल्स खोले जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए सिनेमा हॉल मालिकों और दर्शकों को खास एहतियात बरतनी होगी। दिल्ली में सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए लोगों को कई शर्तों का पालन करना होगा। इसके लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक आने वाले सभी दर्शकों का थर्मल स्कैनिंग के जरिए टेम्परेचर लिया जाएगा। इसके बाद उन्हें सैनिटाइजर भी किया जाएगा। नियमों के मुताबिक थिएटर पहुंचने वाले लोगों के स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं होगा तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी और साथ ही हर दर्शक को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी बतानी होगी। इतना ही नहीं, दर्शकों को टिकट लेने के लिए सिनेमा हॉल आने की भी जरूरत नहीं होगी। मोबाइल फोन पर ही ई टिकट बुक हो जाएगा। सिनेमा हॉल के अंदर भी एक सीट छोड़कर बैठना होगा। हर शो के बाद हॉल को अंदर से सैनिटाइज किया जाएगा। दिल्ली के सबसे पुराने सिनेमा हॉल्स में शामिल डिलाइट डायमंड को भी खोलने की तैयारी चल रही है। और दोस्तों, मैं अगली खबर में बता दें कि भारत में ही बनेगी मोबाइल और कार की बैटरी। सरकार खर्च करेगी 71,000 करोड़ रुपए। जी, हम बात करें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय बैटरी पॉलिसी तैयार कर रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसे जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और इस पॉलिसी में भारत में लिथियम आयन के अलावा भी सभी तरह के एडवांस केमिस्ट्री सेल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए गीगा फैक्ट्रीज को बनाने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। सरकार की ओर से इंसेंटिव योजना से बैटरी बनाने वाली दक्षिण कोरिया की एलजी केमिकल और जापान की पैनासोनिक कार्प को फायदा हो सकता है। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी लाभ मिलेगा। और अब खबर आ रही है, आपको बता दें कि एसबीआई के 42 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। ठप हुई ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस लेकिन एटीएम कर रहे हैं काम। जी हां, आपको बता दें कि देश के बड़े सरकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं आज ठप हो गई हैं। बैंक ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। हालांकि एटीएम और पीओएस मशीनें प्रभावित नहीं है। बैंक ने ट्वीट में लिखा कि हम अपने ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे साथ बने रहे। जल्द ही सामान्य सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। बैंक ने बताया कि कनेक्टिविटी इशू के कारण ग्राहकों को ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को यूज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके अपने ग्राहकों से कहा कि उसे असुविधा के लिए खेद है और ग्राहक थोड़ा सहयोग करें। एसबीआई ने आगे कहा कि सेवाओं को दोपहर से पहले बहाल कर दिया गया है और कई एसबीआई ग्राहकों ने ग्लिच के बारे में माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर सूचित किया है। एसबीआई के योनो ऐप उपयोगकर्ता भी ऐप के जरिए अपने खाता को यूज करने में असमर्थ हैं। और हमें अगली खबर बता दें कि अब आ गया पीवीसी आधार कार्ड, कैसे और कहां से बनेगा, जानिए इससे जुड़ी सभी काम की बातें। जी हां, आपको बता दें कि आधार कार्ड आज हर देशवासी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। बिना इसके आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इसकी अहमियत रोजाना बढ़ती जा रही है। इसलिए इसे बनाने वाली सरकारी संस्था UIDAI यूनिक यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है। अब
ये वेबसाइट ने आधार कार्ड, पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड यानी पीवीसी पर रीप्रिंट कराने की सुविधा मुहैया कराने का फैसला किया है। इसकी जानकारी UIDAI ने एक ट्वीट करके दी है। और आपको बता दें कि ये कार्ड हूबहू ATM या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा, जिससे इसके जल्दी खराब होने की चिंता नहीं होगी। और अब आपको बताते कि क्या केंद्र सरकार इस नवरात्र पर दे रही है रोजाना 2000 रुपए कमाने का मौका। जानिए क्या है सच्चाई। जी आपको बता दें कि देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और इसी बीच इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि इस साल नवरात्र में केंद्र सरकार बेरोजगारों को नौकरी के अवसर देगी। व्हाट्सएप पर यह मैसेज तेजी से फैल रहा है। कोरोना काल में देश भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में कई फेक खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। भारत सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल खबर का खंडन करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया गया है कि देश भर में बढ़ते बेरोजगार को देखते हुए सरकार इस साल नवरात्र में लोगों को घर बैठे रोजगार का मौका दे रही है। इस रोजगार में हर दिन घर बैठे 1000 से 2000 रुपए तक कमा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक लिंक पर क्लिक करना है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि जो कि आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर है कि दिवाली से पहले 300 रुपए किलो तक सस्ते हुए काजू, बादाम और पिस्ता। जी हां, बात करें कि मेवा का कारोबार करने वालों के लिए इस दिवाली का बाजार खासा चौंकाने वाला है। सर्दियों की आमद और दिवाली पर दिए जाने वाले गिफ्ट के चलते अक्टूबर में मेवा बाजार गर्म रहता था। जामा मस्जिद और खारी बावली ने बैठे थोक कारोबारियों को क्विंटल के हिसाब से ऑर्डर मिलने लगते थे, या यूं कहिए कि ऑर्डर पूरे किए जाने का वक्त होता था। लेकिन कई सालों बाद इस मौके पर भी मेवाओं के दाम गिरे हुए हैं। इसके बावजूद ग्राहक नहीं है। मिठाई कारोबारियों की माने तो ऐसा भी नहीं है कि दिवाली पर गिफ्ट देने वाले मिठाई की तरह लौट आए हैं। आपको बता दें कि चित्ती कब्र जामा मस्जिद के पास मसालों के मेवा का थोक रिटेल दोनों कारोबार करने वाले नूरी मसाले के संचालक मोहम्मद आजम ने कुछ न्यूज चैनलों को बताया है कि हम 90 साल से इस कारोबार में हैं, लेकिन ऐसा बाजार हमने आज तक नहीं देखा है। सर्दियों की आमद अक्टूबर और दिवाली को देखते हुए ये वक्त पूरी तरह से मेवा बाजार का हुआ करता था। दूसरा ये है कि शादी ब्याह के ऑर्डर भी आते थे, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि इस सीजन में मेवा के दाम गिर रहे हैं। मेवा पर इतना फर्क तो गर्मी में भी नहीं आता है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें कि सोना 133 रुपए और चांदी हुई 875 रुपए तक सस्ती। फटाफट चेक करें नए रेट्स। जी आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट और दुनिया भर के शेयर बाजारों में लौटी खरीदारी के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें गिर गई हैं। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम गिरकर 52,000 रुपए के नीचे आ गए हैं। और वहीं इस दौरान 1 किलोग्राम चांदी की कीमतों में 875 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि दिवाली तक सोना एक रेंज में रहेगा। अगर ऊपरी स्तर की बात करें तो ये 51,500 से 52,800 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। और वहीं निचले स्तर के भाव की गिरकर बात करें तो 39,800 प्रति 10 ग्राम पर आने की संभावना है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। आपको बता दें कि IMD ने जताई इन राज्यों में भारी बारिश की आशंका। समुद्र में उठ सकती है तेज लहरें। जी हां, बात करें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के चक्रवात चेतावनी विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना दबाव का क्षेत्र बना था और अब पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया है। इसकी वजह से मंगलवार तड़के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर आंध्र तट के नरसापुर और विशाखापट्टनम के बीच पार करने की बहुत संभावना है। इस दौरान गहरे दबाव की वजह से अधिकतम 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 57 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को तेलंगाना के अधिकतम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अधिकांश स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश यानी 20 सेंटीमीटर प्रतिदिन होने के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।